आगाज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की चाहे मुख्य परीक्षा हो या यूपीएससी की मुख्य परीक्षा हो, इन दोनों मुख्य परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास कंटेंट अवेलेबल होते हैं, हमारे पास स्पेस होता है, हमको क्वेश्चंस आ भी रहा होता है, लेकिन जो मुख्य समस्या आती है वो टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। यदि याद रखिए, यदि एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन भी यदि एक पेपर में छूट जा रहा है, तो आपके पास जीएस का कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में 6 जीएस के पेपर होते हैं, और 6 जीएस के पेपर में यदि एक एक क्वेश्चन भी यदि हर एक पेपर में छूटता चला जाएगा, तो आपका 6 क्वेश्चन छूट जाएगा। 6 क्वेश्चन छूटने का मतलब ये हुआ कि यदि वो 8 नंबर का है तो आपका 48 नंबर का छूट जाएगा। यदि वो 12 नंबर का क्वेश्चन है तो 72 यानी कि 72 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन छूटने का मतलब ये हुआ कि उन 72 नंबर के क्वेश्चन पर आपकी इवेल्युएशन ही नहीं होने जा रही है। तो जब उस पर आपका इवेल्युएशन ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप अदर एस्पिरेंट से 72 मार्क्स पीछे छूट जाएंगे। और मेंस के एग्जाम में इतना स्पेस नहीं होता है कि 72 मार्क्स जो फर्स्ट आता है जो लास्ट आता है, इन दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं होता है। इसीलिए यदि आपका क्वेश्चन छूट जा रहा है, एक क्वेश्चन, डेढ़ क्वेश्चन या आधा क्वेश्चन भी यदि छूट जा रहा है, तो कहीं न कहीं आप इस रेस से बाहर होते चले जाएंगे। इसीलिए इस एग्जाम के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, चाहे यूपी पीसीएस चाहे यूपीएससी का मेंस का एग्जाम हो, दोनों एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप पूरी रेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज इस एग्जाम का यही है कि आप एट लीस्ट रेस तो कंप्लीट करिए। 3 घंटे में जो 20 क्वेश्चन लिखने का जो चैलेंज है उसको कंप्लीट करिए। फिर सिलेक्शन होना न होना, कंटेंट अच्छा होना बुरा होना, वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको विद इन 3 आवर्स आपको 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है या टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो मैं सेल्फ एक्सपीरियंस्ड के बेस पर बताऊंगा, जो मैंने एग्जाम पीसीएस का या यूपीएससी का मेंस दिया हुआ है। उसमें मैंने टाइम को कैसे मैनेज किया था, और अभी जून में जो पीसीएस का मेंस का एग्जाम हुआ है उसको मैं कैसे टाइम मैनेज करके आया हूं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही उपयोगी वीडियो लेकर के आता रहूंगा ताकि आपके एग्जाम की तैयारी एक फ्लो में चलती रहे, उसमें कोई भी बाधा या कोई भी रुकावट न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीएस 2025 की जो मुख्य परीक्षा है ये 2026 में होगी, यानी कि अभी 2-3 दिन इसमें बाकी है। इसके बाद आपका हम एक न्यू ईयर में हम एंटर कर जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है टाइम मैनेजमेंट की। तो हम पहले टाइम मैनेजमेंट की ही बात करते हैं। अगर हम पीसीएस का अगर हम मुख्य परीक्षा को अगर हम देखें, तो जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं केवल जीएस की बात कर रहा हूं क्योंकि एसए और हिंदी दोनों के टाइम और उनके लिए जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है, वो अलग होती है। मैं यहाँ पर केवल जीएस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पीसीएस में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं हर एक जीएस में। एक होता है 125 वर्डों में लिखना होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के ये 10 तक होते हैं। और दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो उसको 200 शब्दों में लिखना होता है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के ये क्वेश्चन नंबर 20 तक होते हैं। 125 वर्ड में जिन क्वेश्चंस को लिखा जाता है उसमें हमको 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, और जो 200 शब्दों का क्वेश्चन होता है वो 12 नंबर का क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से जो एक पूरा जीएस का पेपर होता है वो होता है 200 नंबर का। अब हमको टाइम कैसे मैनेज करना है, तो टाइम मैनेज के लिए कुछ लोग इसको मैथमेटिकल फार्मूला के तहत टाइम को डिवाइड करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे का समय होता है। 3 घंटे का समय का मतलब यह हुआ कि हमारे पास 180 मिनट है।
अब वो इस 180 मिनट को वो डिवाइड करेंगे 125 वर्ड के लिए और 200 शब्दों के लिए। तो यदि इसको यदि हम डिवाइड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाता है कि जो 200 शब्दों के क्वेश्चन है यदि उनको हम 11 मिनट में कंप्लीट कर लें और जो 125 शब्दों का क्वेश्चन है उनको हम 8 मिनट में कंप्लीट कर लें। सॉरी, ये 7 मिनट होगा। और इस तरह से हम देखेंगे तो हमारे पास ये 10 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको पूरा कंप्लीट करने में 110 मिनट का टाइम लगेगा और 7 मिनट के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए 10 क्वेश्चन है तो 70 मिनट का टाइम लगेगा और जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हम 180 मिनट में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। बट ये जो फार्मूला है, ये जो टाइम का डिवीजन है, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक है, बहुत ही मैथमेटिकल है और ये ग्राउंड पर ये वर्क नहीं करता है और आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। वो वर्क इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर जो ये 10 क्वेश्चन आ रहा है 1 to 10 और यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है 11 to 20, तो जरूरी तो नहीं है कि आपको 20 का 20 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली आता रहेगा। इसमें से ये पॉसिबल है जैसे कि यदि मैं क्वेश्चन नंबर यदि 1 से लेकर के 10 की बात करूं और आपकी तैयारी बहुत उम्दा स्तर की है, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, तो हो सकता है कि इसमें से जो 7 क्वेश्चन रहेंगे उसका कंटेंट आपको पहले से ही पता रहेगा, आप उसका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सब तैयार करके गए हों। लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर रहेंगे जो आपको नहीं आते रहेंगे और जिनके बारे में केवल कुछ आइडियाज ही होती है। अब जैसे यदि 3 क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है या 3 क्वेश्चन के बारे में हमको थोड़ा-थोड़ा आइडिया है लेकिन क्लियरली हमको कुछ पता नहीं है। तो अब जैसे कि यदि 7 क्वेश्चन हमको क्लियरली आ रहा है और 7 क्वेश्चन को लिखने के लिए जो हमने टाइम लिया है वो 7 मिनट का लिया है, तो हमारे पास कितना हो गया, ये 49 मिनट हो गया। अब हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है, तो टाइम बचा है हमारे पास 21 मिनट का है और 21 मिनट में हमको ये 3 क्वेश्चन करना है, लेकिन जब क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो उसको हम 7 मिनट में नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको हम क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कंटेंट को रिकॉल करेंगे, उसको हम डिजाइन करेंगे, तो उसमें जरूर 1 से 1.5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो यदि मान लीजिए कि इन 3 क्वेश्चन को जो हमको एवरेज आ रहा है तो एवरेज से यदि एबव एवरेज पर लेकर के जाना है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसमें 1 से 1.5 मिनट का टाइम हम एक्स्ट्रा लगाएँगे और जैसे ही आप इसमें 1 से 1.5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगाएँगे, तो आपको करीब-करीब ये 25 मिनट का टाइम ये खा जाएगा और 25 मिनट का टाइम खाने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे जो निर्धारित समय था, उससे 4 मिनट आप ज़्यादा टाइम लगा चुके हैं। तो 4 मिनट ज़्यादा टाइम आप लगा दिए इस सेक्शन में 1 to 10 में और ठीक इसी तरह से यदि 200 शब्दों का क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व करने गए 11 से 20 में और वही फार्मूला हम लगाते हैं कि 7 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली आ रहा है, नो डाउट। लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिसमें आपकी कलम रुकेगी, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, आपको कंटेंट रिकॉल करना पड़ेगा और इन एवरेज क्वेश्चन को एवरेज से एबव ले जाने के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर वंस अगेन कि आप 4 से लेकर के 5 मिनट आप एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे। तो जैसे ही आप 4 से 5 मिनट यदि आप एक्स्ट्रा टाइम लगा देंगे तो 4 से 5 मिनट का ये और 4 से 5 मिनट का यहाँ पे यानी टोटल आपका 8 से लेकर के 9 मिनट टाइम आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं। यानी मतलब ये हुआ कि एग्जाम में 8 से 9 मिनट में आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। और जैसे ही इस एक क्वेश्चन मिस हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेपर में आपने केवल 19 प्रश्नों को ही सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन आपका छूट गया है या बहुत ही जल्दीबाजी में किए होंगे, रैंडमली किए होंगे, जिसपे मार्क्स जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा। तो अब इसके लिए हमारे पास उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि हम टाइम मैनेजमेंट को कुछ ऐसा करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आएगा, जिसके बारे में हमको आइडिया कम होगी या आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन को एटलीस्ट हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कितना भी कठिन रहेगा, लेकिन उसके बारे में हम कुछ न कुछ तो लिख ही सकते हैं। यदि उस पे 4 नंबर मिलने के चांसेज़ रहेंगे, तो यदि कुछ हम लिखेंगे तो ज़रूर 1 से डेढ़ या 2 नंबर तो मिल जाएगा। छोड़ देंगे तो 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमको उसकी स्ट्रक्चरिंग सही करना है, जो कंटेंट हमारे माइंड में अवेलेबल है उसी कंटेंट से उस क्वेश्चन को हमको रिप्लाई करना है, बट वी हैव नॉट टू
ब्लैंकेट, हमको इसको खाली नहीं छोड़ना है। अब इसके लिए हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो जो टाइम मैनेजमेंट हम दोनों का किए हैं, बस इसमें से हम 1-1 मिनट कम कर देंगे। जैसे कि यदि 125 शब्दों का आंसर जिन क्वेश्चंस में लिखना है, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर के 11 में, इसको हम कंप्लीट करेंगे 7 मिनट के बजाय इसको हम कंप्लीट करेंगे 6 मिनट में। ठीक उसी तरह से जो 200 शब्दों का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के ये 20 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, इसको हम कंप्लीट करेंगे 11 मिनट में नहीं, 10 मिनट में। क्योंकि ये 11 मिनट तब हम कर रहे हैं वो मैथमेटिकल फार्मूला, लेकिन 10 मिनट हम उस स्थिति में कर रहे हैं जब हमको क्वेश्चन पूरी तरह से आ रहा है। अब यदि हम इस मेथड से यदि हम काम करेंगे तो हमारा, अगर हम मैथमेटिक फिर से लगाएं, तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी है। तो हमको लग जाएगा, हम यहाँ पे खर्च करेंगे 42 मिनट, और हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ रह जाएगा? तो 18 मिनट का टाइम बचा हुआ है। अब इन 18 मिनट के टाइम है हमारे पास, और 3 क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है। तो यदि हम चाहेंगे तो यहाँ से अगर 1-2 मिनट यदि हम एक्स्ट्रा टाइम भी खर्च करेंगे, तो यदि हम 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम खर्च कर दिए 24 मिनट। और 24 मिनट यदि हम खर्च किए तो 42 मिनट और 24 दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 66 मिनट। यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 11 है, इसको खत्म करने में हमारे पास टाइम कितना लगा? तो 66 मिनट। जो पूर्व जो ये फार्मूला हम लगा रहे थे, जिसमें कितना टाइम लग रहा था? तो 70 मिनट का टाइम लग रहा है, और अभी भी हमने 4 मिनट का टाइम बचा लिया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया, और जिस क्वेश्चन में हमको डाउट था, जिनके बारे में हमको एवरेज जानकारी थी, उसको भी हम एभव एवरेज लेकर के गए, क्योंकि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, कंटेंट को रिकॉल किया है। 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट हमने उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगाया, ताकि उस क्वेश्चन में भी हम बेहतरीन परफॉर्म कर सकें। अभी हमारे पास यहाँ पे 4 मिनट बचा हुआ है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो 200 शब्दों का जो क्वेश्चन है, इसके बारे में हम मैथ लगाएं, तो यदि 7 क्वेश्चन यदि हमको पूरी तरह से आ रहा है, इसमें हम टाइम कितना दे रहे हैं? तो 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं। ये कितना में हो जाएगा? तो ये 70 मिनट हो जाएगा। जो 3 क्वेश्चन है, यदि इन केस हमको नहीं आ रहा है या जिनके बारे में हमको जानकारी कम है, तो उसको डिजाइन, स्ट्रक्चर, कंटेंट रिकॉल करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इन सभी में यदि 2-2 मिनट का भी टाइम यदि एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये 36 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो 36 मिनट में कंप्लीट होने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 106 मिनट। आपने कुल टाइम कितना लिया? 106 मिनट का टाइम आप यहाँ पे ले लिए, 66 मिनट का टाइम आपने यहाँ पर ले लिया। तो यदि हम दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 172 मिनट। यानी कि आपने पूरा पेपर 172 मिनट में खर्च कर दिया, और अभी भी आपके पास 8 मिनट का समय शेष है। तो अब ये जो 8 मिनट का समय शेष है, आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो एग्जाम के टाइम पर कोशिश ये करिए कि लास्ट में 5 मिनट के पहले जो बेल लगती है, वहां तक हमारा पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। यदि हमारा पेपर बेल लगने से पहले तक यदि कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो जो बेल लगने के बाद हम क्वेश्चन को अच्छे से हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है, हमारा माइंड काम करना उस समय बंद कर देता है, क्योंकि यदि 1 या 2 क्वेश्चन यदि एक्स्ट्रा करने होते हैं, तो फिर हालत और खराब हो जाती है। तो इसीलिए यदि बेल लगने से पहले, यानी कि 175 मिनट मैक्सिमम, हम क्या करेंगे? अपने पेपर को हम खत्म कर लेंगे। और जैसे 175 मिनट में हम पेपर को खत्म किए, यानी कि जो लास्ट वार्निंग बेल लगती है, पेपर यदि हमने वहां तक खत्म कर लिया, हमारे पास 5 मिनट का टाइम है। तो 5 मिनट में हम क्या करेंगे कि अपना जो भी क्वेश्चन हम लिखे हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक, एक बार उसको हम गो थ्रू करेंगे, रिविजिट कर लेंगे, देख लेंगे कहीं पर कुछ अगर अंडरलाइन छूटा है तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, या कहीं पर कोई अगर मिस्टेक्स आ रही है या कुछ भी, जो भी वहां पे हम देख करके हम पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं कि हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। ये सब काम यदि आप कर रहे हैं,
तो 180 मिनट में आप पूरी तरह से ये पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। याद रखिए, जो फार्मूला हमको लगाना है 125 शब्दों में, वो 6 मिनट का लगेगा और 200 शब्दों के लिए वो 10 मिनट का समय लगेगा। यदि आप इस मेथड से चलेंगे तो ये आपको डुबा देगा, क्योंकि आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और आप रेस से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये कुछ बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक लग रहा है कि 6 मिनट में एक क्वेश्चन हम कैसे कंप्लीट करेंगे, या 10 मिनट में हम कैसे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम एक फार्मूला हम और लगा लेते हैं। वो फार्मूला ये है कि यदि आप यूपीएससी को देखेंगे तो यूपीएससी के एग्जाम में उसी 7 मिनट में, यानी कि इस फार्मूले को यदि हम देखेंगे तो हमको 7 मिनट में 150 शब्द लिखने होते हैं और 11 मिनट में 250 शब्द लिखने होते हैं। तो यदि इस फार्मूले पे देखेंगे, यदि इसको हम कन्वर्ट करेंगे यूपी पीसीएस के लिए, यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ 6 मिनट में हम 125 शब्दों को लिख सकते हैं और 10 मिनट में हम 200 शब्दों को लिख सकते हैं। क्योंकि यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में करीब करीब ये आएगा 21 शब्द आएगा। मैं इसको 20 शब्द मान ले रहा हूँ। यदि 1 मिनट में यदि 20 शब्द आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे 6 मिनट में 120 शब्द बड़े आराम से लिखा जा सकता है। एग्जैक्टली यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो 21 शब्द आएगा। और आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 1 मिनट में एटलीस्ट 20 से 21 शब्द यदि आप लिख लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड क्या है, तो आइडियलिस्टिक स्पीड है, जो पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी में। टाइम मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं स्पेस मैनेजमेंट के बारे में। स्पेस मैनेजमेंट उस तरह से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। वो कैसे इम्पोर्टेंट है? यूपी पीसीएस मेंस के लिए 8 नंबर के क्वेश्चन जिसको 125 शब्दों में लिखना होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए एग्जाम में 2 पेज दिए जाते हैं। यानी कि आपका एक पेज ये हो गया और एक पेज आपका ये रहेगा। और 125 शब्द लिखने के लिए आपके पास यही 2 पेज है और इन्हीं 2 पेजों में आपको लिखना है। अब लिखना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। और ठीक इसी तरह से जिन क्वेश्चन को 200 शब्दों में लिखना होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए कॉपी में 3 पेज होता है। ये पूरा पूरा 3 पेज रहेगा। अब देखिए, अब जब भी आप अपना आंसर लिखिए तो बिल्कुल आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। और जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो डेंसिटी है वो आप अपने आंसर राइटिंग के स्किल के हिसाब से आप देख लीजिए कि जब भी आप 125 शब्दों का क्वेश्चन, यानी कि जब आप इसका आंसर खत्म करें तो जो इसकी आंसर की जो लेंथ होती है बिल्कुल यहाँ तक चली आए। यदि मान लिया कि आप बहुत ही घना-घना लिखते हैं, यानी कि आपके वर्ड्स की जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और यदि आप यहीं तक अगर लिख करके ख़त्म कर दे रहे हैं या यहाँ तक लिख के ख़त्म कर दे रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एग्ज़ामिनर को लगता है कि ये इतनी जगह तो छूट गई है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आपके पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट कम है, तो आप उसको थोड़ा-सा फैला-फैला करके लिखिए। ऐसा लिखिए कि ये पूरा स्पेस जो है ये 2 पेज का है पूरी तरह से, एटलीस्ट यहाँ तक चला है। नीचे यदि 1 या 2 लाइन की अगर जगह छूटी रहेगी तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ तक लिखना ही लिखना हर हाल में है। अब जब भी आप इसको प्रैक्टिस आपकी इतनी शार्प होनी चाहिए कि जो डेंसिटी है वो हर जगह बराबर रहे। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने बहुत डेंस लिख दिया, फिर आपको याद आया कि नहीं हमको पूरा पेज भरना है, तो अब आपने लगे कि 2-2 लाइन का आपने गैप कर दिया। एक्चुअली वहाँ पे लाइन नहीं होती, लेकिन स्पेस तो रहता है। यदि आपने स्पेस यहाँ पे ज़्यादा कर दिया, या यहाँ पर आते-आते आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा बचा हुआ और आपने क्या किया कि जल्दी-जल्दी में यहाँ पे पूरा कंटेंट आप इतने हाफ पेज पर ही आपने निपटा दिया। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो डेंसिटी है आपके वर्ड्स की वो पूरे पेपर पे बराबर रहनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक उसी तरह से जब आप 200 शब्दों को लिखेंगे और यहाँ पे जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, तो डेंसिटी आप घर पे इसकी लिख-लिख के प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि 200 शब्दों का जो आंसर है, वो 3 पेज पे आप कितना लिखेंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट में आंसर बुकलेट आती है, जहाँ पे मार्जिन बना हुआ रहता है, सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल है। आप लाइए उसको और प्रैक्टिस करिए, और डेंसिटी को देखिए कि आप एक लाइन में कितना वर्ड लिख ले रहे हैं, और कितना लाइन यदि आप लिखेंगे, तो आपका पूरा आंसर एक कंप्लीट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अपना आंसर कंप्लीट करें,
तो जो थर्ड पेज है यानी कि जो लास्ट पेज है, चाहे वो 125 शब्दों का हो, चाहे 200 शब्दों का क्वेश्चन हो, वो बिल्कुल यहाँ तक आना चाहिए। मैक्सिमम 1 या 2 लाइन का यदि जगह छूट जाएगी तो चलेगा, लेकिन यदि आप उसको हाफ पे खत्म कर देंगे या इसको 2 ही पेज पर खत्म कर देंगे, तो कहीं से भी एग्जामिनर के माइंड में ब्लैंक की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि इसने जगह छोड़ दिया है। जगह छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपने कंटेंट पूरा नहीं लिखा है, आप लिखने में कंजूसी की है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसका मैथ क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने पूरा सब कुछ सही-सही लिखा है, लेकिन आपने जगह दी, आपने आधा छोड़ दिया, आपका कंटेंट सब कुछ सही है, स्ट्रक्चर भी सही है। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि यदि आपके एक क्वेश्चन में यदि आधा मार्क्स कट जा रहा है इसकी वजह से या बैड इम्पैक्ट की वजह से, तो ये समझिए कि आपके पास 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन में से यदि आपने 10 क्वेश्चन में भी यदि आपने ऐसा कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 5 नंबर कट गया। चलिए 10 नहीं, हम मान लेते हैं कि आपने 6 क्वेश्चन में दिया, आपने ऐसा कर दिया और आधा-आधा नंबर कट गया, तो 3 नंबर आपका कट जा रहा एक पेपर में और ऐसे करके आपके पास 6 जीएस के पेपर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 18 से 20 नंबर क्या हो गया, आपका कट गया। तो 18 से 20 नंबर कटने का मतलब ये है कि मेंस की लिस्ट में आपको बाहर कर सकता है या फाइनली इंटरव्यू देने के बाद जो मेन लिस्ट आती है, वहाँ से भी आपको बाहर कर सकता है। ये आपकी रैंकिंग खराब कर सकता है, इसका बहुत वजह हो सकती है। अब जैसे यदि आपने सब कुछ एग्ज़ैक्टली सही किया है, जैसे मैं बताऊँ कि यदि आपने स्पीड को मैनेज किया हुआ है, यानी कि आपने हर एक सवाल को विदिन टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा आपने स्ट्रक्चर का जो मैनेजमेंट है, उसको सही रखा हुआ है, आपका कंटेंट मैनेजमेंट सही है, वर्ड का मैनेजमेंट जिसको हम स्पेस मैनेजमेंट बोलते हैं, यदि सब कुछ सही है और यदि आप हर एक क्वेश्चन में आप केवल आधा नंबर यदि आप गेन कर ले रहे हैं, यानी कि बाकियों से यदि गेन कर ले रहे हैं, तो याद रखिए कि आप एक पेपर में 20 क्वेश्चन है तो आप 10 नंबर गेन कर लिए एक पेपर में। और 10 नंबर यदि आप एक पेपर में गेन कर लिए, 6 पेपर होता है जीएस के लिए, तो आप 60 नंबर गेन कर लेंगे, दूसरे से आगे हो जाएंगे और ये यही मार्क्स आपको टॉप करा सकता है, आपको एसडीएम बना सकता है। तो आपको करना क्या है कि हर एक पेपर में आपको जो एफर्ट लगाना है वो केवल हाफ मार्क्स का लगाना है कि कैसे हम हर एक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स दूसरे से ज़्यादा लेकर के आएँ और इसको हमको कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो हमको स्पीड मैनेजमेंट फोकस करना है, स्ट्रक्चर को मैनेजमेंट करना है, कंटेंट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और वर्ड मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके पास यदि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, 125 शब्दों में लिखना है, तो आप अपने कंटेंट को वहाँ पे समराइज़ नहीं कर पाएँगे, उसको संक्षिप्त नहीं कर पाएँगे और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये था इस वीडियो में कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें, स्पेस को कैसे मैनेज करें ताकि हम हर एक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स ज़्यादा लेकर के आ सकें। फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, आपको लगा हो कि आपके तैयारी में आपका सहयोग कर रही है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपके पास पहुँच आए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।